हैं बेबीलोन एडी के बारे में। ये कहानी है एक कातिल की, जिसे काम मिलता है कि वो एक लड़की को एक जगह से दूसरे जगह पर लेकर के जाए, लेकिन उसे पता नहीं होता कि दुनिया के सारे कातिल उस लड़की के पीछे पड़े हुए हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम टूरोप नाम के एक आदमी को देखते हैं, जिसने अभी अभी एक डरावना सपना देखा है। सपना देखने के बाद वो उठ करके बैठ जाता है और घर से बाहर देखता है। तब हमें पता लगता है कि अभी पूरी दुनिया में युद्ध का माहौल है, हर जगह पे लड़ाई चल रही है। इंसानों के अंदर से इंसानियत धीरे धीरे खत्म हो रही है। ना किसी के पास खाने को खाना है और ना पीने को पानी। लोग धीरे धीरे करके जानवर बनते जा रहे हैं। टूरोप पहले आर्मी में हुआ करता था, उसके बाद वो एक मर्सनरी बन गया। थोड़े समय के बाद जब चारों तरफ युद्ध की शुरुआत हो गई, तब से वो अपना जीवन यापन करने के लिए स्मगलिंग करने लगा। टूरोप लड़ने में बहुत ही अच्छा है, वो भी बिना किसी हथियार के। सारे लोग उससे डरते हैं। टूरोप स्ट्रेटजी बनाने में भी माहिर है, खास करके युद्ध की। जहाँ अभी टूरोप रह रहा है वो जगह पूर्वी यूरोप में आता है, जहाँ पर हर तरफ मौत का काला साया मंडरा रहा है। शाम होते ही टूरोप जाता है अपने अपार्टमेंट की तरफ। उसने बाहर से मीट खरीदा है। वो घर पे जाता है और खाना पकाने लगता है। टूरोप को खाना पकाने का बहुत शौक है। सबका मानना है कि वो एक बेहतरीन शेफ है। वो अपना खाना बनाता है और बैठ जाता है खाने के लिए, लेकिन खाने से पहले वो ईश्वर से प्रार्थना करता है, जो चीज एक सभ्य इंसान को करनी चाहिए। लेकिन वो अपना खाना खाना शुरू करता उससे पहले उसके घर की दीवार को तोड़ करके आर्मी वाले अंदर चले आते हैं। सारे के सारे लोगों ने बंदूकें तान करके रखी हैं टूरोप पे। टूरोप इन्हें देखते ही समझ जाता है कि ये सारे के सारे भाड़े के टट्टू हैं, जो आतंकवादियों के साथ मिले हुए हैं। वो इस बात को भी समझ जाता है कि इनका मुखिया कौन है। इनका मुखिया है काल नाम का आदमी। इतने सारे लोगों को देखने के बाद भी टूरोप नहीं डरता, वो शांत बैठा रहता है। जैसे ही कार्ल उसके पास आता है, टूरोप उस पर हमला करके नीचे गिरा देता है। पहले भी ये दोनों लड़ चुके हैं। सारे लोग यहाँ से टूरोप को लेकर के जाना चाहते हैं अपने मालिक के पास, लेकिन कोई भी उसे लड़ना नहीं चाहता। टूरोप खुद अपना जैकेट उठाता है और निकल पड़ता है इनके मालिक से मिलने जाने के लिए। थोड़ी देर के बाद हम इनके मालिक को देखते हैं, जिसका नाम है गोर्स्की। गोर्स्की के अड्डे पर अब ये सारे लोग हैं। यहीं पर गोर्स्की की पत्नी है और उसकी बेटी भी है। गोर्स्की टूरोप को कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। एक लड़की को न्यूयॉर्क लेकर के आना है। मुझे पता है कि तुम इस काम को बड़े ही आसानी से कर सकते हो। इन बातों को सुनने के बाद टूरोप मना कर देता है। तब गोर्स्की उसे कहता है कि अगर तुमने इस काम को पूरा कर दिया, तब मैं तुम्हें वो चीज दूंगा जिसकी तुम्हें वर्षों से तलाश है। एक नई आइडेंटिटी, जिसकी मदद से तुम कहीं भी जा पाओगे और एक नई जिंदगी की शुरुआत कर पाओगे। इन बातों को सुनने के बाद टूरोप भी मान जाता है। तब गोर्स्की के लोग उसे एक गाड़ी में बैठाते हैं और लेकर के जाते हैं ओपन फील्ड में। तभी यहाँ पर हम एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं। हेलीकॉप्टर में इन लोगों ने एक गाड़ी को बांध करके रखा है, जिसे वो धीरे धीरे करके नीचे लाते हैं और टूरोप को उसमें बैठने के लिए कहते हैं। वो उसमें बैठता है। तब दोबारा ये लोग गाड़ी को ऊपर लेकर के चले जाते हैं। तब टूरोप की आंख लग जाती है। अगली बार जैसे ही उसकी आंख खुलती है, वो अपने आप को एक हिल में पाता है और देखता है कि उसके कार के सामने ही एक मोनेस्ट्री है, जिसके अंदर से एक औरत बाहर आती है। इस औरत को सारे लोग सिस्टर रेबिका कह के बुलाते हैं। रेबिका टूरोप से बात करती है और कहती है कि मेरे पास ही वो लड़की है जिसे तुम लेकर के जाओगे, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। मैं भी उसके साथ चलूंगी और मैं जैसा कहूंगी तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। वो एक एक करके सारी शर्तों को बताती है और अंदर चली जाती है उस लड़की को लाने के लिए, जिसका नाम है अरोरा। रेबिका के जाते ही टूरोप अपनी गाड़ी की डिक्की खोलता है, जिसके अंदर मैप पड़ा हुआ है। वो एक एक करके सारे लोकेशन को टारगेट करने लगता है, जिन जगहों से होकर के ये लोग आगे जाएंगे। तभी रेबिका वापस आ जाती है अरोरा के साथ। तब टूरोप इन्हें गाड़ी में बैठने के लिए कहता है, लेकिन अरोरा बात करना चाहती है टूरोप से। वो बार बार उसके बारे में पूछती है, लेकिन टूरोप अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताता। ये दोनों आकर के बैठ जाते हैं गाड़ी के अंदर। तब वो गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। बहुत देर ड्राइव करने के बाद ये लोग पहुंचते हैं बीहड़ के बीचों बीच, यानी कि अपने आधे रास्ते को इन लोगों ने तय कर लिया है। टूरोप दोबारा गाड़ी चलाना शुरू करता है और अगले दिन ये लोग पहुंचते हैं कजाकिस्तान यानी रशिया के बॉर्डर पर, जहाँ से आगे का सफर इन लोगों को एक ट्रेन की मदद से तय करना है। जब ये लोग मार्केट में होते हैं, तब टूरोप कुछ कपड़े देता है अरोरा को और कहता है कि इन कपड़ों को पहन लो, वरना तुम सब में अलग दिखोगी। इसी बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों ने टूरोप के साथ साथ इन दोनों पर भी नजर रखा हुआ है। अरोरा कपड़े बदलने के बाद इनके साथ चलना शुरू करती है। इस पूरे जगह को देखने के बाद वो आश्चर्यचकित रह जाती है, क्योंकि अरोरा कभी भी बाहर नहीं आई है। उसने अपनी पूरी जिंदगी उस हिल में बिताई है मोनेस्ट्री के अंदर, इसीलिए इतने सारे लोगों के बीच आकर के उसका दम घुट रहा है। यहाँ पर भीड़ कुछ ज्यादा ही है। वो कैसे भी यहाँ से निकलना चाहती है। इसी बीच टूरोप जाता है एक टिकट वाले के पास ताकि उसे टिकट ले सके, लेकिन यहाँ पर भी बहुत ही ज्यादा भीड़ है। जब वो टिकट लेने में मशगूल होता है, तभी अरोरा यहाँ से भाग जाती है। थोड़ी देर के बाद जब इन्हें एहसास होता है, तब ये दोनों परेशान हो जाते हैं और हर तरफ आकर के अरोरा को ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद वो उन्हें मिल जाती है। तब ये समझाते हैं कि अगर तुम यहाँ पर गुम हुई, तब
तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, इसीलिए हमारे साथ ही रहना। इतना कहने के बाद ये लोग जाने लगते हैं ट्रेन की तरफ। इस रास्ते में भी बहुत ही ज्यादा भीड़ है, लेकिन टूरप अरोरा को संभालता है और लेकर के चला जाता है ट्रेन के अंदर। ट्रेन के अंदर जाने के बाद इन्हें एहसास होता है कि यहाँ पर कोई भी सीट खाली नहीं है। तभी उसे एक मंगोलियन फैमिली नजर आती है। तब वो उनसे बात करने लगता है ताकि उन्हें सीट मिल जाए, लेकिन टूरप के लाख कोशिश के बाद भी वो लोग उसे मना कर देते हैं। तभी यहाँ पर अरोरा आती है। वो मंगोलियन भाषा बोल सकती है। वो इनसे बात करती है, तब वो लोग मान जाते हैं और आखिर में इन्हें सीट भी मिल जाती है। जब रात में ये लोग बैठे होते हैं तब अरोरा को पहली बार मौका मिलता है टूरप से बात करने का। वो उससे बहुत सारे सवाल जवाब करती है और टूरप भी सारे सवालों का जवाब देता है। इसी बीच ये लोग पहुंच जाते हैं रशिया। यहाँ आने के बाद टूरप जाता है क्लब में। क्लब के अंदर घुसने से पहले इनकी तलाशी ली जाती है। जैसे ही टूरप अंदर जाता है उसकी मुलाकात होती है अपने एक साथी से जिसका नाम है फिन। ये दोनों एक दूसरे को देख करके बहुत खुश होते हैं। टूरप उसे पूरी बात बताता है और कहता है कि मुझे कनाडा जाना है, उसके लिए तुम्हारी मदद चाहिए। तब फिन भी मान जाता है। तभी हम कुछ और लोगों को देखते हैं जो आते हैं टूरप के पास और उसे $1 मिलियन देने का वादा करते हैं अगर उसने अरोरा को इनके हवाले कर दिया तो। लेकिन टूरप किसी भी कीमत पर अरोरा का सौदा नहीं करेगा, इसीलिए वो इन सबसे लड़ना शुरू कर देता है। जब रेबिका इस लड़ाई को देखती है तब वो भी आती है टूरप की मदद के लिए। तब हमें पता लगता है कि रेबिका एक बेहतरीन फाइटर है। वो कुंफू की मास्टर है। वो बड़े ही आसानी से बहुत सारे लोगों को धूल चटा देती है, लेकिन अरोरा के लिए ये चीजें बहुत ही नई है। वो इन चीजों को देख करके डरती है और भागने लगती है यहाँ से दूर। तभी कुछ लोग आकर के उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन वो लोग उसे ले करके जाते उससे पहले रिंग का फाइटर बाहर आ जाता है और अरोरा को ले जाता है रिंग के अंदर। तभी टूरप भी उसे देख लेता है। फाइटर जब अरोरा को देखता है उसे एहसास हो जाता है कि ये बच्ची बहुत ही ज्यादा डरी हुई है, इसीलिए वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि कोई भी यहाँ पर आए। तभी टूरप अंदर आता है अरोरा को बचाने के लिए, लेकिन बाहर के लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। वो लोग लड़ाई की घोषणा कर देते हैं और फाइट की शुरुआत हो जाती है। टूरप जानता है कि अगर उसे अरोरा को बचाना है तो फिर उसे फाइट करनी पड़ेगी। वो इस फाइटर को मारना शुरू करता है। वो उसे पीटता है और अंत में उसे चोक करने लगता है। जब अरोरा इस चीज को देखती है तो वो टूरप को जाकर के रोकती है और कहती है कि आपको इसे नहीं मारना चाहिए, ये बस मेरी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। इन बातों को सुनने के बाद टूरप भी मान जाता है। तभी यहाँ पर रेबिका आती है और रेबिका के साथ वो सारे लोग हैं जो थोड़े समय पहले पैसे दे रहे थे टूरप को। वो अरोरा को कहते हैं कि तुम्हारे पिता ने हमें यहाँ पर भेजा है तुम्हें लाने के लिए, तो हमारे साथ चलो। अरोरा भी उनके साथ जाने लगती है क्योंकि वो अपने पिता से मिलना चाहती है। रेबिका बार बार कोशिश करती है कि वो उसे रोके, लेकिन रेबिका नहीं रुकती और निकल जाती है। जैसे ही टूरप को ये बात पता लगती है वो पीछे भागने लगता है उन सारे आदमियों के रेबिका के साथ, लेकिन ये सारे के सारे एक्सपर्ट हैं, भागने में माहिर। वो बहुत ही तेजी में यहाँ से दूर भाग रहे होते हैं। तब टूरप अपनी बंदूक निकाल करके गोली चलाना शुरू कर देता है। फिर वो लोग रुक जाते हैं। जैसे ही अरोरा इन चीजों को देखती है वो समझ जाती है कि अगर वो उनके साथ गई तब यहाँ पर घमासान लड़ाई होने वाली है। टूरप इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। तब सबकी जान बचाने के लिए वापस चली आती है टूरप के पास, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। उसे अपने पिता से मिलना था। वो इस जिंदगी से तंग आ चुकी है। वो इनके सामने ही रोना शुरू कर देती है। तब रेबिका संभालती है अरोरा को और कहती है कि हम जल्दी ही तुम्हारे पिता से तुम्हें मिलवाएंगे। थोड़े समय के बाद ये तीनों दोबारा चलना शुरू कर देते हैं और जाकर के ज्वाइन करते हैं रेफ्यूजी के गैंग को। सारे के सारे रेफ्यूजीज आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ का पूरा समंदर जम चुका है, लेकिन समंदर के अंदर कुछ सबमरीन्स हैं। ये उन्हीं को ढूंढ रहे हैं ताकि यहाँ से दूर निकल सके। बहुत देर चलने के बाद ये लोग देखते हैं कि समंदर के नीचे से एक सबमरीन बाहर आ रही है। तब सारे लोग भाग करके उस पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। लोगों की तादाद बहुत ही ज्यादा है। जिस तरीके से ये लोग सबमरीन पे चढ़ रहे होते हैं, सबमरीन का कैप्टन समझ जाता है कि सारे लोग अंदर नहीं बैठ पाएंगे। तब वो सबको इशारा करता है कि वो लोग सबमरीन को चलाना शुरू करें। तब एक एक करके सारे लोग नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन यहाँ के कुछ लोग बहुत ही ज्यादा जिद्दी हैं। उन्हें कैसे भी सबमरीन के अंदर जाना है। वो लोग हार नहीं मानते। तब ऊपर के लोग उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। इसी बीच अरोरा चली आती है सबमरीन के अंदर। वो लोगों को मरते हुए नहीं देखना चाहती। वो कंट्रोल रूम में जाकर के कोशिश करने लगती है कि वो सबमरीन को रोके और दोबारा दरवाजों को खोल दे, लेकिन टूरप उसे आकर के रोक देता है। तब वो चिल्लाने लगती है और थोड़े समय के बाद उसे दौरा पड़ता है। दौरे के बाद वो बेहोश होकर के नीचे गिर जाती है। टूरप को ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर अरोरा के साथ क्या हो रहा है। तब वो रेबिका से पूछता है कि मुझे पूरी बात बताओ कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है और ये लड़की कौन है। रेबिका कहती है कि जब ये बहुत छोटी थी तब से मैं इसका ख्याल रख रही हूँ। ये कोई आम लड़की नहीं है। जब ये सिर्फ 2 साल की थी तब ये 19 भाषाएं बोल सकती थी। अरोरा ऐसी ऐसी चीजें कर सकती है
जिसके बारे में दूसरा कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। अरोरा को मैंने हमेशा से संभाला है, उसने कभी कोई भी दिक्कत नहीं दी। लेकिन 3 महीने पहले एक डॉक्टर आया था हमारे पास, उसने अरोरा के साथ कुछ किया। तब से दिन प्रतिदिन वो बदलती जा रही है और मुझे भी ये बात समझ में नहीं आ रही कि उसके साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इन बातों को सुनने के बाद अब टूरॉप भी सोच में पड़ जाता है। वो जब फिन के पास जाता है तो फिन कहता है कि हमें इस लड़की से बच करके रहना चाहिए, शायद इसके शरीर में कोई वायरस है जो पूरे इंसानियत के लिए खतरनाक हो सकता है, तुम्हें इसका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन टूरॉप अब इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अगले दिन ये लोग पहुंच जाते हैं अलास्का। अलास्का जाते ही ये लोग जेट स्की लेते हैं और बर्फीले पर्वतों के बीच से निकलना शुरू कर देते हैं। तभी हमें पता लगता है कि एक ड्रोन इनका पीछा कर रहा है। देखते ही देखते ड्रोन इन पर हमला करना शुरू कर देता है, वो भी बहुत ही तेजी से। वो समझ जाता है कि उसे ड्रोन को किसी न किसी तरीके से भटकाना पड़ेगा। तब वो अरोरा को बैठा देता है फिन के साथ और कहता है कि तुम रेबिका और अरोरा को लेकर के दूसरे दिशा में निकलो, तब तक मैं ड्रोन को डाइवर्ट करता हूँ। टूरॉप निकल जाता है दूसरी दिशा में और ड्रोन उसका पीछा करने लगता है। ड्रोन से अंधाधुंध उस पर गोलियां चल रही हैं और कभी कभी बॉम्ब्स भी। लेकिन टूरॉप का यही टारगेट है कि वो जितना हो सके अरोरा से इन्हें दूर लेकर के जाए ताकि वो लोग सुरक्षित रहें। वहीं दूसरी तरफ फिन इन्हें लेकर के भाग रहा होता है। तब टूरॉप अपनी आखिरी चाल चलता है और जेटस्की की टक्कर करवा देता है ड्रोन के साथ। तब दोनों के दोनों नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अब टूरॉप भी नीचे जमीन पर गिर चुका है घायल होकर के। अरोरा उसे छोड़ करके नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए रेबिका और अरोरा वापस आते हैं। अरोरा देखती है कि टूरॉप को गोलियां लगी हैं। तब वो अपने हाथों से गोलियां निकालने की कोशिश करने लगती है। इसी बीच हम फिन को देखते हैं जिसने बंदूक तान करके रखा है अरोरा पर, लेकिन वो गोली चलाता उससे पहले टूरॉप उसे गोली मार देता है। टूरॉप को पहले से अंदाजा था कि फिन इनके साथ गद्दारी कर रहा है। उसे मारने के बाद ये लोग दोबारा चलना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद ये लोग चले आते हैं कनाडा के अंदर, लेकिन अब रात हो चुकी है, इसीलिए लोग कैंप बना करके रुक जाते हैं। तब अरोरा बात करती है टूरॉप से और पूछती है कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है। टूरॉप कहता है कि वो कभी सेना में हुआ करता था, वो हमेशा से अमेरिका वापस जाना चाहता था, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार हो गई। ये उसकी आखिरी कोशिश है जब वो अमेरिका जा सकता है। थोड़ी देर के बाद सुबह हो जाती है। तब ये लोग जा करके एक होटल में चेक इन करते हैं। टूरॉप अपने आप को क्लीन करता है और अगली फ्लाइट में बैठ करके ये लोग न्यूयॉर्क के लिए निकल पड़ते हैं और फाइनली पहुंच जाते हैं न्यूयॉर्क। तब टूरॉप उसे उस लोकेशन पे लेकर के जाता है जहाँ के बारे में उसे बताया गया था। जैसे ही वो अपार्टमेंट के अंदर दाखिल होता है, देखता है कि अपार्टमेंट बहुत ही एडवांस है। यहाँ पर जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है वैसी टेक्नोलॉजी के बारे में उसने आज से पहले कभी भी नहीं सुना था। तभी अरोरा यहाँ पर टीवी पे न्यूज देखती है कि पूरी दुनिया में कैसा युद्ध का माहौल है। धीरे धीरे करके पूरी दुनिया बर्बाद हो रही है और हाल ही में लोगों ने उस मोनेस्ट्री को भी नष्ट कर दिया जिसमें अरोरा की परवरिश हुई है। इसी बीच टूरॉप को यहाँ पर एक ईयरपीस नजर आता है। जैसे ही वो ईयरपीस लगाता है, गोस्की उसे बताता है कि तुमने अपने काम को तो पूरा किया है, लेकिन बहुत सारे नियमों का उल्लंघन किया। हमारे बहुत सारे आदमी मारे गए हैं, तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तभी रेबिका बताती है कि यहाँ पर एक डॉक्टर आने वाला है जो चेकअप करेगा अरोरा का। तभी हम एक ग्रुप को देखते हैं जो बाहर चले आते हैं अपार्टमेंट के और यहाँ पर एक डॉक्टर भी आता है। अंदर आने के बाद वो चेकअप करने लगता है अरोरा का। इन चीजों को देखने के बाद टूरॉप गुस्सा हो जाता है और रेबिका को कहता है कि तुमने मुझे पूरी सच्चाई नहीं बताई थी, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। इसी बीच अरोरा कमरे से बाहर आ जाती है और बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, उसके पेट में जुड़वा बच्चे हैं। तभी एक आदमी कांटेक्ट करता है टूरॉप से और बताता है कि बाहर कुछ गाड़ियां खड़ी हैं, उनमें से एक गाड़ी के अंदर तुम्हें अरोरा को बैठाना है और तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा, तुम यहाँ से निकल सकते हो। लेकिन टूरॉप ऐसा नहीं करना चाहता, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तब वो एक अलग योजना बनाता है। वो लोग रेबिका और अरोरा को लेकर के जाते हैं नीचे। जैसे ही कार का दरवाजा खुलता है, ये लोग सारे लोगों पर हमला कर देते हैं और अरोरा को लेकर के भागने की कोशिश करने लगते हैं। पास में ही एक ट्रेन का स्टेशन है जहाँ से ये लोग भाग सकते हैं, लेकिन सारे लोग इन पर अंधाधुंध गोलियां चला रहे हैं, मगर टूरॉप सारे गोलियों का जवाब देता है। तभी वो लोग एक मिसाइल छोड़ते हैं जिसके अंदर जीपीएस है। जो पासपोर्ट दिया गया था टूरॉप को, उसमें भी एक जीपीएस लगा है, यानी कि ये मिसाइल टूरॉप के पीछे है। तब टूरॉप भागना शुरू कर देता है और रेबिका लड़ने लगती है बचे हुए लोगों से। तब वो लोग रेबिका को गोली मार देते हैं। दूसरी तरफ टूरॉप अपने चालाकी का इस्तेमाल करता है और डाइवर्ट कर देता है उस मिसाइल को। उस ब्लास्ट से बचने के बाद वो जैसे ही वापस आता है, देखता है कि हर तरफ तबाही का माहौल है और अरोरा सामने ही खड़ी है। अब लोग उस पर गोलियां चला देंगे। तब वो उसे बचाने के लिए आता है और दूसरी तरफ से वो लोग मिसाइल छोड़ने लगते हैं, लेकिन मिसाइल आकर के अब टूरॉप को लगती उससे पहले अरोरा बंदूक निकालती है और गोली मार देती है टूरॉप को। तब यहीं पर टूरॉप की मृत्यु हो जाती है। तभी अगले दिन उसकी आंख खुलती है एक लैब में और वो अपने आप को जिंदा पाता है। उसके सामने हम एक डॉक्टर को देखते हैं जिसका नाम है आर्थर। आर्थर ने टूरॉप के बॉडी के सारे उन पार्ट्स को रिप्लेस कर दिया है जितने भी पार्ट्स डैमेज हुए थे और उसके दिमाग में एक एआई को डाल दिया है जो सोचने समझने की शक्ति देगा टूरॉप को और डिफेंस भी करने में। इन चीजों को देखने के बाद अब टूरॉप को समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है।
तब आर्थर उसे पूरी बात बताता है और कहता है कि मैं अरोरा का पिता हूँ। पूरी दुनिया को लगता है कि मैं मर चुका हूँ, लेकिन मैं अभी भी जिंदा हूँ। अरोरा के पीछे हाई प्रीस्टेस नाम की एक औरत लगी हुई है जो उसकी शक्तियों को हासिल करना चाहती है चमत्कार करने के लिए। तुमसे अरोरा ने क्या कहा था? तब टूरब सारी बातों को याद करता है और कहता है कि कुछ समय पहले अरोरा ने मुझसे कहा था कि न्यूयॉर्क में हम सारे लोग मरने वाले हैं। आर्थर उससे कहता है कि उसने आखिरी शब्द क्या कहे थे। टूरब कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं। तब वो उसके माइंड को स्कैन करने लगता है और जाता है उसकी आखिरी मेमोरी में। आखिरी मेमोरी के दृश्यों को देखने के बाद इन्हें समझ में आता है कि अरोरा ने कहा था कि उसे घर जाना है। अरोरा इन सारी चीजों को जानती थी। उसमें शक्ति है कि वो भविष्य देख सकती है, इसीलिए उसने पहले भी बोला था कि 6 दिन बाद ये सारे लोग मरने वाले हैं। उसे ये बात भी पता थी कि अगर उसने टूरब को गोली मारी तब वो सबकी नजरों में मर जाएगा, लेकिन उसके पिता उसे दोबारा बचा लेंगे और पहले से भी बेहतर बना देंगे। आर्थर अब टूरब को कहता है कि कैसे भी मेरी बेटी को ढूंढ, सिर्फ तुम ही उसे ढूंढ सकते हो। तभी दूसरी तरफ हम प्रीस्टेस को देखते हैं जो इन सब की मास्टरमाइंड है। उसे कैसे भी अरोरा चाहिए। प्रीस्टेस को लगता है कि गोस्की ने अपने काम को अच्छे से पूरा नहीं किया, इसीलिए वो उसे मरवा देती है और ढूंढना शुरू कर देती है टूरब को। इसी बीच वो पहुंचती है आर्थर के पास और कहती है कि अरोरा कहाँ पर है। तब आर्थर कहता है कि अरोरा तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगी। तब प्रीस्टेस गुस्सा हो जाती है और कहती है कि हम दोनों ने उसे मिल करके बनाया था, उस पर सिर्फ तुम्हारा हक नहीं है, वो किसी की भी बच्ची नहीं है, हमने उसे बनाया है। इन बातों को सुनने के बाद आर्थर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें किसी की भी परवाह नहीं है, किसी को कुछ भी हो जाए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सिर्फ ढोंग करती हो कि तुम्हें जाति और धर्म की परवाह है, तुम लोगों के भविष्य को संवारना चाहती हो, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हें सिर्फ अपने भविष्य को संवारना है और अपने आप को पावरफुल बनाना है। इन बातों को सुनते ही प्रीस्टेस गोली मार देती है आर्थर को और यहाँ से निकल जाती है। तभी हम टूरब को देखते हैं। टूरब अरोरा के सारे शब्दों को याद करता है। तब उसे एहसास होता है कि अरोरा ने उससे क्या कहा था। अरोरा अपने घर के बारे में नहीं बल्कि टूरब के घर के बारे में बात कर रही थी कि उसे घर जाना है। ये एक संदेश था ताकि बाद में टूरब उसे ढूंढ सके। इसीलिए टूरब जाता है अपने पुराने घर पे और अंदर उसे अरोरा मिलती है। वो अरोरा को लेकर के यहाँ से दूर निकल जाता है। समय ऐसे ही बीतने लगता है। 6 महीने के बाद अरोरा 2 बच्चों को जन्म देती है, लेकिन जन्म के बाद ही उसकी मौत हो जाती है। अरोरा को इसीलिए प्रोग्राम किया गया था। बच्चों को जन्म देने के बाद उसकी कोई भी जिंदगी नहीं थी, इसीलिए अरोरा की मौत हो जाती है। लेकिन टूरब इन दोनों बच्चों को रखता है और उन्हें पालना शुरू कर देता है। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।